भारतीय भूगोल का अंतिम अध्याय भारत की जनजातियां पढ़ाई जा चुकी है। उसमें जनजातियों की संस्कृति जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है शेष रह गई थी, मैंने उसे नहीं पढ़ाया था। तो आइए आज भारतीय भूगोल का अंतिम वीडियो देखते हैं। हाँ, संस्कृति का अध्ययन इसमें किया जाएगा। टोडा जनजाति तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में रहती है। टोडा जनजाति में कन्यावध की प्रथा प्रचलित है। इसके चलते क्या होता है कि लड़कियों की कमी हो गई है। टोडा जनजाति में नीलगिरी पहाड़ी पर रहती है तो लड़कियों की कमी हो गई है, तो क्या होगा, एक ही लड़की से कई लड़के विवाह करेंगे, तभी तो सामाजिक सामंजस्य बन पाएगा ना। तो होता क्या है कि एक ही लड़की से कई लड़के विवाह करते हैं, इसको हम कहते हैं बहुपति विवाह, है ना। कन्यावध प्रथा के चलते टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है, मतलब एक ही पत्नी के कई पति, है ना। आमतौर पे तमिलनाडु की टोडा और केरल की नायर जनजाति है। तमिलनाडु की टोडा और केरल की नायर जनजातियों में भ्रातृक बहुपति विवाह, भ्रातृक बहुपति से क्या समझते हैं आप? भ्रातृक बहुपति मतलब भाइयों में ही पति, जैसे एक ही परिवार के जितने भी भाई हैं उनकी एक ही पत्नी होगी, है ना। सभी भाइयों की एक ही पत्नी होगी, मतलब एक लड़की का विवाह सभी भाइयों से कर दिया जाता है, इसे हम कहते हैं भ्रातृक बहुपति विवाह। तो टोडा और नायर जनजातियों में भ्रातृक बहुपति विवाह प्रचलित है। टोडा जनजाति का मुख्य पेशा भैंस पालन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखते जाइए, मैं बताता जाता हूँ। टोडा जनजाति का मुख्य पेशा भैंस पालन है। इनके जो दुग्धशाला होते हैं, यानी जहाँ भैंसों से दूध निकाला जाता है, वहां पर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित होता है। टोडा जनजाति की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अब आइए गोंड की बात करते हैं। जो गोंड जनजाति है वो मध्य भारत में फैली हुई है। गोंड जनजाति यूं तो हम नाम लेते हैं झारखंड में प्रमुखता से है, लेकिन गोंड जनजाति को अगर आप देखेंगे तो पश्चिम में महाराष्ट्र से लेकर पूर्व में उड़ीसा तक, यानी गोदावरी नदी के उत्तर का जो क्षेत्र है, आप देख रहे हैं ना, भूगोल पढ़े हुए हैं, गोदावरी नदी के उत्तर का जो क्षेत्र है महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा तक, अर्थात मध्य भारत में। तो गोंड पूरे मध्य भारत में फैले हुए हैं। महाराष्ट्र में भी हैं, छत्तीसगढ़ में भी हैं, थोड़े आंध्र प्रदेश में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी है, झारखंड में भी हैं, उड़ीसा में भी हैं। तो पूरे मध्य भारत में गोदावरी नदी के उत्तर में महाराष्ट्र से उड़ीसा तक फैले गोंड जनजाति के लोग पेशे से खेतिहर हैं, मतलब खेती करते हैं, लेकिन इनकी खेती का तरीका थोड़ा अलग होता है। क्या होता है? परंपरा से दहिया खेती करते हैं। इनकी खेती के तरीके को क्या कहते हैं? दहिया खेती। दहिया खेती करते हैं, अर्थात जंगल को काट कर जंगल को जला देते हैं, आग लगा देते हैं और उसकी राख में खेती करते हैं। ये ऐसी खेती को हम दहिया खेती, उनमें यही नाम दिया जाता है, दहिया खेती। नेक्स्ट, और इसका नुकसान क्या होता है? जैसे कि जंगल को जलाया, राख हो गई, उसमें खेती किया, जब उस भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो दूसरे जंगल जलाते हैं। तो हाल के दिनों में प्रशासनिक दखलंदाजी के चलते इनकी इस प्रवृत्ति पर काफी हद तक रोक लगाई गई है, क्योंकि इस तरह से जंगलों को जलाकर कब तक खेती करेंगे। झारखंड में संथाल जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में होती है। तो संथाल नाटी कद के होते हैं। इनकी शारीरिक संरचना की बात कर रहा हूँ। नाटी कद के होते हैं, नाक चिपटी होती है ना, और चौड़ी होती है। चिपटी होगी तो चौड़ी होगी। इनकी लिपि ओलचिकी होती है, यानी लिखने का जो शैली है उसे हम क्या कहते हैं? ओलचिकी। जैसे लग रहा है किसी खाने का नाम है या किसी टॉफी का नाम है, ओलचिकी, ये इनकी लिपि है। अब मुंडा जनजाति की बात करते हैं। मुंडा जनजाति अर्थात छोटा नागपुर का क्षेत्र, अर्थात झारखंड, मतलब झारखंड में ये भी रहते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र अर्थात झारखंड की मुंडा जनजाति में जांगटोपा अनुष्ठान प्रचलित है। जांगटोपा अनुष्ठान ये मृतकों से संबंधित अनुष्ठान है, याद रखिएगा। झारखंड की मुंडा जनजाति में जांगटोपा मृतकों से संबंधित अनुष्ठान है। होता क्या है कि इनमें जब अपने बड़े बूढ़ों की मृत्यु हो जाती है तो उनकी हड्डियों को ये जलाते या दफनाते नहीं है तुरंत। क्या करते हैं? एक मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसा करते करते ये क्या करते हैं कि कई पीढ़ियों की पूर्वजों की हड्डियों को, मृत्यु होने के बाद उनकी हड्डियां बचती हैं तो उनकी हड्डियों को एक मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। अपने घर के बाहर एक पत्थर लगा देते हैं, लेटा हुआ पत्थर के बगल में एक मिट्टी का बर्तन रख देते हैं और उसी में अपने मृतकों की हड्डियों को रखते रहते हैं। कब तक? जब तक कि कब्रिस्तान समारोह न हो जाए, है ना। तो हड्डियों को कब्रिस्तान समारोह होने तक मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है।
इस कब्रिस्तान समारोह को ये क्या नाम देते हैं, जानटोपा, है ना। इनको लगता है कि मिट्टी के बर्तन में हड्डियां रहेंगी तो हमारे पूर्वज हमसे दूर नहीं होंगे, और उनका कब्रिस्तान समारोह होने का मतलब है कि अब हमसे दूर हो गए, तो ये अपने पूर्वजों को अपने से दूर नहीं जाने देते हैं। नेक्स्ट, नगा जनजाति में विवाह के दौरान, नगा जनजाति कहाँ है, नागालैंड, तो वहाँ विवाह के दौरान जो पुरुष होता है उसे नरमुंड माला पहनकर शौर्य प्रदर्शन करना पड़ता है, किसी विशेष तरह का खेल होता होगा, शौर्य प्रदर्शन करना पड़ता है। नेक्स्ट, जनजातियों में सामान्यतः विवाह का जो पवित्रतम तरीका है वो क्रय विवाह ही है, मतलब उसकी आलोचना वहां पर नहीं की जाती जनजातियों में। क्रय विवाह मतलब कुछ वस्तुएं देकर कन्या से विवाह कर लेना, कन्या के पिता को वस्तुएं देकर उससे विवाह कर लेना। तो सबसे प्रचलित तरीका और लोकप्रिय तरीका इनका क्या है, विवाह का क्रय विवाह। नेक्स्ट, झारखंड के जो मुंडा लोग होते हैं, हमने यहाँ पे अभी मुंडाओं की बात की, मुंडा लोगों की, फिर यहाँ पे मुंडा लोगों की बात हो रही है। झारखंड के मुंडा लोगों का मुख्य त्योहार सरहुल है। झारखंड एक जनजातियों वाला स्टेट है ना, जहाँ पे जनजातियां अधिक होंगी वहां पर त्योहार अधिक होंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम विकास की मुख्य धारा में शामिल होते चले जाएंगे हम अपने त्योहारों से दूर होते चले जाते हैं। यही तो हो रहा है। पहले हम जितना दिवाली, दशहरा या फिर होली में जितना आनंद लेते थे, अभी भी 25 साल पहले या 10 साल पहले, अब उतना हम अपने त्योहारों में कहाँ रुचि लेते हैं। तो त्योहारों की फलने फूलने का एक शर्त है कि हम अपनी पुरानी जीवन शैली से जुड़े रहें। अब सबको अगर एसी में बैठना है तो एसी में बैठने वाला व्यक्ति त्योहारों में रुचि कहाँ ले पाएगा, क्योंकि उसे गर्मी लगेगी बाहर निकलने पे, सिंपल सी बात है। तो झारखंड में जनजातियों की बहुलता है, तो झारखंड एक त्योहारों वाला स्टेट है। हर महीने कोई ना कोई त्योहार वहाँ रहता है, कोई ना कोई नहीं, ढेर सारे त्योहार वहाँ पे रहते हैं झारखंड में। और वहाँ के त्योहारों में भी सबसे बड़ा त्योहार है सरहुल। मुंडा लोगों में प्रचलित है खास रूप से। मुंडा लोग पूरे झारखंड में है तो पूरे झारखंड में सरहुल त्योहार मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये जनजातियों का त्योहार है। होता क्या है कि जब बसंत आता है, ठंडी समाप्त होती है, फरवरी का महीना आता है, मिड फरवरी, उसी समय बसंत का आगमन होता है। उसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, चैत्र मास। आमतौर पे 1 मार्च से शुरू होता है शायद। तो चैत्र मास जब आता है यानी बसंत आता है, पौधों में जब फूल खिलने लगते हैं, चारों तरफ रंगीले नजारे हो जाते हैं, पौधों में फूल खिलने लगते हैं, तो उसकी खुशी में ये प्रकृति की पूजा प्रारंभ कर देते हैं। सरहुल मुख्य रूप से प्रकृति की पूजा है। तो इस पूजा के दौरान ये ढेर सारे गायन, नृत्य, है ना, इसमें पुजारियों की भूमिका बड़ी बढ़ जाती है। इनके पुजारी को हम क्या कहते हैं, पाहन। पूरे भारत में ही या मध्य भारत में पूरे कह लीजिए, जो पुजारी होता है उसको पाहन कहते हैं। क्या, पाहन, नीचे लिखा हुआ। जनजातियों में धार्मिक पुरुष या पुजारी को पाहन कहते हैं। तो यहाँ पाहन की भूमिका काफी बढ़ जाती है पुजारियों, तो उन्हीं के माध्यम से सरहुल त्योहार मनाया जाता है चैत्र मास में बसंत आगमन पर, है ना। नेक्स्ट, झारखंड की हो जनजाति, मुंडा, संथाल, हो, बिरहोर, बताया था ना, झारखंड की जातियां हैं, जनजातियां हैं, मुंडा, संथाल, हो, बिरहोर वगैरह वगैरह। तो झारखंड की जो मुंडा जनजाति है वो वर्षा कराने के लिए एक दूसरे किस्म की बेवकूफ़ी करती है। हो जनजाति वर्षा कराने के लिए आग लगाकर चारों तरफ धुआं कर देती है। इनका ऐसा विश्वास है कि आग लगाकर हम धुआं कर देंगे तो बारिश हो जाएगी। नेक्स्ट, हाँ, हम जब जनजातियों का पढ़ा रहे थे कि कौन सी जनजाति किस राज्य से संबद्ध है, तो कुछ जनजातियों के नाम लेना मैं भूल गया था, जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और महत्वपूर्ण है आगे परीक्षाओं के लिए। कोया जनजाति आंध्र प्रदेश, इरुला पूछा गया है, इरुला जनजाति तमिलनाडु, ढोडिया दादरा और नगर हवेली, सही खत्म बोलिए, हाँ, ढोडिया दादरा और नगर हवेली। चकमा, चकमा जनजाति मुख्य रूप से भारत की नहीं, चकमा जनजाति बांग्लादेश की है, ठीक है। चकमा जनजाति बांग्लादेश की है, लेकिन इसके चलते भारत में भी समस्या उत्पन्न हो रही है। वह ये कि बांग्लादेश छोटा सा देश है, एकदम छोटा सा, लेकिन जनसंख्या के लिहाज से दुनिया का 8वां बड़ा देश है। यानी रूस कितना बड़ा देश है, क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस, है ना। ऑस्ट्रेलिया एक पूरा का पूरा महाद्वीप है, लेकिन पूरे ऑस्ट्रेलिया और रूस की जनसंख्या बांग्लादेश से कम है। जनसंख्या के लिहाज से शुरू के 10 देश कौन से हैं, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, फिर बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के बाद रूस है, 10वें स्थान पर जापान है। तो बांग्लादेश की जनसंख्या 8वें स्थान पे है और रूस की 9वें स्थान पे, मतलब छोटा सा देश।
एक सीरियल आता था ना कपिल शर्मा का, उसमें कहता था इत्तूसा, तो इत्तूसा देश है ये, और उसकी जनसंख्या विशाल है। तो जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा है बांग्लादेश में, जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है। तो जिस भूमि पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा होता है वहाँ खाने पीने की समस्या ऑटोमेटिक उभर जाती है। बांग्लादेशी गरीब देश है, तो वहाँ की जो जनजातियां हैं वो दूसरे देशों में प्रवेश कर जाती हैं। चकमा जनजाति के लोग पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में प्रवेश कर गए हैं। पूरे पूर्वोत्तर भारत में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, त्रिपुरा में विशेष रूप से, क्योंकि त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना। जब आप स्थिति और विस्तार पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया था कि त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। परिणामस्वरूप त्रिपुरा में वहां की जनसंख्या, जो त्रिपुरा की स्थानीय जनसंख्या है, वो भी अल्पसंख्यक की स्थिति में आ गई है, क्योंकि चकमा जनजाति वहां बहुत ज्यादा प्रवेश कर गई है बांग्लादेश की। किस लिए? रोटी कपड़ा और मकान, एक ही तो समस्या रहती है। तो पूर्वोत्तर भारत में आ गई है ये चकमा जनजाति, लेकिन मूलतः बांग्लादेश के ये लोग शरणार्थी हैं। नेक्स्ट, जनजातियों में धार्मिक पुरुष या पुजारी को पाहन कहते हैं, पहले बता चुका। नेक्स्ट, नैनीताल से गोरखपुर कौन सा क्षेत्र है? ये हिमालय की तराई है ना। आप मैप खुलकर देखिए, नैनीताल से गोरखपुर अगर एक लाइन खींचेंगे तो लाइन हिमालय की तराई का लाइन होगा। तो नैनीताल से गोरखपुर तक हिमालय की तराई के साथ साथ फैले थारू जनजाति के लोग, ठीक है। थारू जनजाति के लोग कहां से कहां तक है? मुख्य रूप से उत्तराखंड में है, लेकिन उत्तराखंड यूपी से ही अलग हुआ है, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में भी थारू जनजाति के लोग पाए जाते हैं। कहां? मुख्य रूप से हिमालय की तराई वाले क्षेत्र में, यानी उत्तर प्रदेश का नेपाल सीमा से जो सटा हुआ क्षेत्र है ना, वहां पे थारू जनजाति के लोग पाए जाते हैं, यूपी में। तो गोरखपुर तक हिमालय की तराई के साथ साथ फैले थारू जनजाति के लोग दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, यानी जब दुनिया पटाखे छोड़ती है, दिए जलाती है, तो ये रोने लगते हैं, शोक पर्व के रूप में मनाती है। ठक्कर बापा ने आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए काफी काम किया है, इसलिए ठक्कर बापा को आदिवासियों या जनजातियों का मसीहा कहते हैं। ठक्कर बापा को अफ्रीका को जनजातीय महाद्वीप कहते हैं। अफ्रीका में जनजातियां बहुत ज्यादा है, अफ्रीका में बहुत ज्यादा जनजातियां। क्यों? क्योंकि अफ्रीका एक अल्प विकसित महाद्वीप है ना। वहां पे दक्षिण अफ्रीका ही एकमात्र समृद्ध राष्ट्र है पूर्ण रूप से, बाकी का पूरा लगभग अफ्रीका एक गरीब और पिछड़ा हुआ देश है। खासकर अफ्रीका के अधिकतर देश भूखमरी से ग्रसित है ना। वहाँ की अधिकतर बच्चों में कुपोषण पाया जाता है, भूखमरी से ग्रसित हैं। जहाँ पे ये दशाएं होती हैं वहाँ पर राजनीतिक स्थिरता भी नहीं प्राप्त होती। यही कारण है कि वहाँ की सरकारें हमेशा स्थानीय लोगों से जूझती रहती है, कोई भी सरकार वहाँ पर जल्दी टिक नहीं पाती अफ्रीका के देशों में। तो विकास नहीं हो पाया अफ्रीका में, है ना। तो आज भी जनजाति महाद्वीप है, वो अधिकांश जनजातियां अफ्रीका में पाई जाती हैं। भारत, अब प्रजातियों के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं। ये तो हो गई जनजातियां। जनजातियां क्या हैं? ऐसे समुदाय जो कि पुरानी रहन सहन या जीवन पद्धति को आज भी अपनाए हुए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जनजातियां। प्रजाति क्या होती है? प्रजाति मुख्यतः मानव की जो शारीरिक संरचना होती है ना, उसकी भिन्नता होती है। यानी अगर मानव की शारीरिक संरचना भिन्न भिन्न है तो यानी 2 प्रजातियां हैं, है ना। तो प्रजाति का मतलब शारीरिक संरचना में भिन्नता से होता है। अलग अलग प्रजाति मतलब दोनों की शारीरिक संरचना में भिन्नता है। जैसे त्वचा का रंग, किसी की त्वचा का रंग सांवला है, किसी का पीला है, किसी का बिल्कुल सफेद है, किसी का रंग गुलाबी कलर का है ना। इसके अलावा आंखों का रंग, जो यूरोपियन लोग हैं उनकी आंखों का रंग नीला है, अमेरिकन लोगों की आंखों का रंग नीला है ना। और श्रीलंका में आंखों का रंग भी काला है, त्वचा का रंग भी काला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा के नजदीक है। ग्लोब पर अगर आप देखेंगे तो विषुवत रेखा के नजदीक जो भी देश हैं वो सांवले कलर के हो जाते हैं, है ना। क्योंकि लगातार वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और वायुमंडल में ऊष्मा बहुत ज़्यादा रहती है। समुद्र की जो भाप उड़ती रहती है ना, वायुमंडल में नमी की चलती है, त्वचा हमेशा जलती रहती है। जब वायुमंडल में नमी रहती है और उसमें गर्मी रहती है तो त्वचा हमेशा जलती रहती है और सांवले लोग पड़ जाते हैं। तो ये जो प्रजातीय भिन्नता है बहुत सीमा तक जलवायु भिन्नता का अनुसरण करती है। जो प्रजाति भिन्नता है जलवायु भिन्नता का अनुसरण करती है। जैसे विषुवत रेखा के पास जो देश हैं त्वचा का रंग सांवला, अफ्रीका महाद्वीप में चले जाइए, विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है ना, केन्या, कांगो वगैरह देशों से होते हुए, तो वहाँ पे त्वचा का रंग काला होगा। और कंधे जो शोल्डर होते हैं खूब भारी भरकम होंगे, है ना, शोल्डर पे मांस चढ़ा हुआ होगा। और नाक खूब मोटी होगी
और फूली हुई होगी, जैसे लगता है किसी ने 2-4 घूंसे मार दिए, तो सूजा हुआ आँख रहता है। आंखें कहीं काली होंगी, कहीं लाल भी पाई जाती हैं। और विषुवत रेखा के पास स्थित देशों के जो मानव समुदाय हैं, आप पाएंगे कि उनका बौद्धिक विकास का जो स्तर है वो भी कम होता है। दुनिया में अधिकतर आविष्कार यूरोपीय देशों या ठंडे प्रदेशों, अमेरिका, यूरोपीय देश, जापान, ये सब क्या है, उत्तरी ध्रुव के पास स्थित हैं। आप देख लीजिए, उत्तरी ध्रुव के पास जाइए, पश्चिम से पूरब की तरफ कनाडा, यूएसए, आइसलैंड, है ना, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, है ना, उसके पश्चिम जाइए रसिया, फिर जापान। इस तरह से इन्हीं देशों में ज्यादातर आविष्कार होते हैं। क्या कारण है? कभी ये क्यों नहीं छपता कि कांगो देश का कोई वैज्ञानिक बड़ा आविष्कार किया? किसी का दोष नहीं है। जलवायुविक प्रभाव बहुत ज्यादा प्रभाव दर्शाते हैं। जो जलवायु का प्रभाव होता है वो मानव पर अपना पूरा नियंत्रण रखता है। तो इसके चलते कहीं लोग बेडौल हैं और कहीं एकदम सुडौल हैं। जैसे आप यूरोप में चले जाइए, स्पेन के लोगों को देखिए, स्पेन के लोगों को, फ्रांस के लोगों को बिना जिम किए लगता है कितने अच्छे लंबे चौड़े तगड़े बॉडी बिल्डर हैं, और शरीर एकदम सुडौल, कमर एकदम पतली, सीना एकदम चौड़ा, आंखें बिल्कुल नीली, बाल एकदम सुनहरे कलर के लंबे लंबे। तो ऐसा जलवायु के चलते हो जाता है ना। और जब अच्छी जलवायु होती है तो दिमाग अपने आप कुशाग्र हो जाता है। गर्म देशों में गर्मी का प्रभाव दिमाग पे पड़ जाता है। एक कहावत है ना कि दिमाग में गैस चढ़ी हुई है, तो जलवायु जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो दिमाग काम करना बंद करता है। तो उसका प्रभाव जब लंबे समय तक रहता है तो दिमाग को कुंद करता है जलवायु। स्वस्थ जलवायु, स्वस्थ दिमाग। तो प्रजाति भिन्नता का अर्थ है जलवायु भिन्नता का उस पर पूरी तरह प्रभाव रहता है। इसी तरह प्रजाति भिन्नता में आप बालों का आकार भी देखेंगे। अफ्रीकन लोगों के बाल थोड़े से भी लंबे नहीं हुए कि आपस में उलझ जाएंगे, छोटे छोटे होते हैं, आपस में उलझे हुए होते हैं अफ्रीकन के बाल। यूरोपियंस के बाल बिल्कुल बिखरे हुए, लंबे लंबे सुनहरे कलर के। तो ये भी जलवायु भिन्नता का असर है। और भी कानों की लंबाई, है ना, कानों की लंबाई, नाक, आँख और बाल का कांटेदार होना, कहीं घुंघराले होते हैं, कहीं कांटेदार होते हैं, जैसे मंगोलायड होते हैं पूर्वोत्तर भारत के लोग। पूर्वोत्तर भारत के लोगों का जो बाल होता है वो कांटेदार होगा, एकदम खड़ा खड़ा, है ना, सीधा सीधा, काफी फैशनेबल होते हैं, उन्हें अपने बालों से काफी प्यार होता है। तो पूर्वोत्तर भारत के लोगों को अपने बालों से काफी प्यार होता है, उनके बाल काफी अच्छे होते हैं। तो ये हो गई, इसे हम क्या कहते हैं, भौतिक संरचना के आधार पर जो अंतर है उसे हम कहते हैं प्रजाति। तो भारत में प्रजातियों के आने का क्रम देख लेते हैं, है ना। तो भारत में सबसे पहले नीग्रो समुदाय के लोग आए, उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड आए, उसके बाद भूमध्य सागरीय आए, उसके बाद नॉर्डिक लोग आए। ठीक है, यानी भारत में सबसे पहले कौन सी प्रजाति आई, आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपका उत्तर होगा नीग्रो। भारत में कौन सी प्रजाति सबसे बाद में आई, आपका उत्तर होगा नॉर्डिक। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके निर्माता मुख्य रूप से, ऐसे तो 4 प्रजातियां हड़प्पा सभ्यता की निर्माता थी, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रजातियां हड़प्पा सभ्यता की निर्माता थी, क्योंकि यही दोनों प्रजातियां हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत बहुसंख्या में थी। कौन कौन सी थी ये? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और भूमध्य सागरीय। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और भूमध्य सागरीय प्रजातियां हड़प्पा सभ्यता की निर्माता थी। ऐसे तो भारत में देखा जाए तो भारत में प्रजातियों का बहुत ज्यादा मिश्रण हो गया है। भारत में कोई स्वतंत्र प्रजाति नहीं पाई जाती है। भारत में प्रजातियों का इतना मिश्रण हो गया है कि प्रजातियों की पहचान करना मुश्किल है। इसके चलते भारतीय प्रजाति एक अलग प्रजाति हो गई है ना। फिर भी यहाँ की जो स्थानीय जनजातियां हैं, जो कि विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हुई हैं, आज भी अपनी संस्कृति, रहन सहन, रिवाजों को बचाए हुए हैं, उनमें हम प्रजातियों के लक्षण देख लेते हैं यहाँ की जनजातियों में। जैसे निग्रो केरल की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार में देखे जाते हैं, केरल की पहाड़ियों पर और अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मध्य भारत, जो मध्य भारत की जनजातियां हैं ना, जितनी भी, वो सब वास्तव में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। जैसे संथाल, गोंड, कोल, है ना, तो कोल, भील, संथाल, मुंडा, ये जनजातियां हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड का ही वाहक है। समझ रहे हैं, वाहक है। नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय, पूरे उत्तर भारत की जो उच्च जातियां हैं, जिनको तथाकथित उच्च जातियां कहते हैं, वो वास्तव में भूमध्य सागरीय है। पूरे उत्तर भारत में, यानी पंजाब से लेकर बिहार तक जो उत्तर भारत की ऊंची जातियां हैं, उच्च, उन्हें हम, वो वास्तव में भूमध्य सागरीय है। नेक्स्ट, नार्डिक, पश्चिमोत्तर भारत में, जो पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है, पश्चिमी एकदम भारत, वहां पे नार्डिक पाए जाते हैं। मंगोलायड, पूर्वोत्तर भारत के लोग, और दक्षिण पूर्वी एशिया, जैसे थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, यहाँ के लोग और पूर्वोत्तर भारत के लोग एक जैसे होते हैं। तो ये मंगोलायड है। मंगोलायड लोगों की पहचान क्या है?
स्किन का त्वचा का रंग पीला हल्का, है ना, आंखें भारी और झुकी हुई, नाक थोड़ी सी चपटी, ये उन लोगों की विशेषता है। बाल कांटेदार एकदम खड़े। तो ये हो गया भारत की जनजातियां और प्रजातियां। आज हमने इसे पढ़कर समाप्त किया। भारतीय भूगोल समाप्त। भारतीय भूगोल में जो बचे हुए, भारतीय भूगोल कहीं जाएगा नहीं। इतना मेहनत से आपने इसे कवर किया है मेरे साथ साथ, तो ये हम लोगों के साथ हमेशा रहने वाला है। कहीं न कहीं इसका प्रसंग हमेशा आएगा ही आएगा। भारतीय भूगोल आपने पढ़कर खत्म किया, लेकिन वास्तव में खत्म नहीं होने वाला सब्जेक्ट है। ये हमेशा हमारे और आपके साथ रहेगा। और इसकी विशेष रूप से परीक्षा के लिहाज से जो जरूरी बातें हैं उसको हम या तो इकोनॉमिक्स में कवर करवा देंगे या पर्यावरण और पारिस्थितिकी में। वैसे भी भारत को थोड़ा और जानो नामक एक अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। भारत के विषय में जो भी उल्लेखनीय बातें हैं और रोचक बातें हैं वो भारत को थोड़ा और जानो वाले प्लेलिस्ट में शामिल करता रहूँगा। तो न तो भारतीय भूगोल कहीं गया है और नहीं मैं कहीं जा रहा हूँ। मुझे पता है आप लोगों का मुझसे जुड़ाव एक लंबे समय तक भारतीय भूगोल के चलते रहा है, आगे भी बना रहेगा। नमस्कार।